लड़की अपने साथियों से मुखातब हुई, तुम दोनों अपनी जान बचाओ, मुझे छोड़ो, मेरी मौत अब तय है। ये वंपायर अपनी ताकतों से मेरा खून जरूर पिएगा। जादुई दुनिया की खौफनाक समुंदर में होता सन अपनी मसाल आप, एक वंपायर की कहानी। डर तो सबको लगता है। स्पूकी स्टोरीज 99.9। उसने स्याह कपड़े से आईने को ढांप दिया था। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसका ज़मीर उसे मलामत कर रहा था। वो अपने फर्ज की अदायगी से गफलत बरत रही थी। वो दिले नदान की बात मान रही थी। उसने डरते डरते आईने के पास पड़ी हुई बोतल को देखा तो अचानक चौंक गई, जैसे किसी ख्वाब से जागी हो। वो आ रहे हैं, उसके लबों से बेसाख्ता निकला था। खौफ के बाइस मुंह लट्ठे की चादर की मानिंद सफेद हो गया था। कपकपाते हाथों के साथ इसने वो बोतल उठाई। इस बोतल में सुर्ख महलूल था। उसने एक नजर दोबारा स्याह कपड़े से ढके आईने को देखा और फिर वो बोतल मुंह से लगाकर थोड़ा सा महलूल पी लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। थोड़ा सा महलूल पीने के बाद इसने बोतल वहां रख दी और इस मलून आईने से दूर होती गई। सामने जीने थे। वो एक एक जीना चढ़ने लगी। अब उसकी नजरों के सामने अंधेरा आ रहा था। दिमाग चकरा रहा था। जीने के आखिर में एक छोटा सा दरवाजा था। उसने वो दरवाजा खोला और फिर अंदर आकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। एक बड़े साइज की पेंटिंग उठाकर इसने दरवाजे के साथ लगा दी। अब वो दरवाजा छुप गया था। वो तेजी से एक साइड पर आई। वो एक छोटा सा बटन था जिसके ऊपर मेन स्विच था। उसने वो ढक्कन खोलकर बटन दबाया और बिना किसी की आवाज के पेंटिंग जो नीचे दीवार के साथ लगी हुई थी वो दीवार के साथ ही ऊपर होती चली गई। इसके लबों पर एक जख्मी मुस्कुराहट फैल गई। अब मुझे यहां से जाना होगा, इसने खुद से कहा। हिंदुस्तान में मौजूद दिल्ली के अंदर गांधी एयरपोर्ट पर इस वक्त मामूल की चहल पहल थी। मुसाफिर आ जा रहे थे और अपने अजीजों अकराब के साथ मिल रहे थे। कुछ लोग अपने हाथों में कार्ड लिए हुए थे जिनमें इनके मेहमानों के नाम लिखे हुए थे या जिन्हें वो रिसीव करने के लिए आए थे और इनसे पहली मर्तबा मिलने वाले थे। मुसाफिर अपनी ट्रालियां धकेलते हुए एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे। थोड़ी देर में ऐलान हुआ कि अमेरिका से आज का वाहिद आने वाला जहाज लैंड कर चुका है। थोड़ी देर में अमेरिकन भी एयरपोर्ट से निकलने लग गए। वो दो लड़के और लड़कियां थी। उनके लिबास उनकी वाज़ह कतार बता रही थी। वो अमेरिकन हैं। इनमें से एक लड़की तो बहुत बेजार नजर आ रही थी। यार, पता नहीं मैं तुम लोगों के साथ किस मुसीबत में फंस कर रह गई हूं, इस लड़की ने आसपास देखते हुए यकसानियत से कहा, जो इन सब से खासी बेजार नजर आ रही थी। तुम भी हमारे लिए किसी अजाब से कम नहीं हो। जहाज में भी तुम ये जुमला 101 बार कह चुकी हो। ये सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, हमारी भी बदकिस्मती है कि तुम हमारे साथ आई हो। इनमें से एक लड़का
जो कि काफी तेज नजर आता था, उसने नैन्सी को दो बदू जवाब दिया, शट अप जैक, अभी हम एयरपोर्ट पर हैं और यहाँ पर लड़ना मत शुरू करो। अपना सामान की ट्राली धकेलते एली ने रुककर और कदरे गुस्से से कहा, हाँ समझा दो अपने दोस्त को कि मेरे मुंह ना लगना, हद होती है हर एक बात की। हमारे डिपार्टमेंट ने मुझे तुम लोगों के साथ इस फ्लैट पर इसलिए भेजा ताकि तुम लोगों को दुरुस्त रास्ता दिखा सकूं, तुम लोगों की ख्वाहिश पूरी करने में तुम लोगों की मदद करूं। बजाय मेरा एहसान मानने के तुम लोग उल्टा मुझसे लड़ रहे हो। नैन्सी का लहजा जहरीला था। जैक कुछ कहने ही वाला था, मगर ड्यूड ने इसके कंधे पर हाथ रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। वो खून का घूंट भरकर चुप रह गया। जैक अब इतना गलत भी नहीं कह रहा था जो तुम लोग इस कदर इसे सुना रहे हो, जूलिया ने उर्फ जूली के लहजे में शिकवा किया था। उसने जीन्स के ऊपर लॉन्ग शर्ट पहनी हुई थी। दोनों कंधों के साथ इसका बैग लटका हुआ था जिसमें इसकी जरूरत का लिबास था, और बड़े साइज का एक बैग और मौजूद था जिसको वो साथ साथ धकेल रही थी। यार ये एयरपोर्ट इतना बड़ा भी नहीं जितना हमने इसके बारे में सुना था। ड्यूड चलते हुए इर्द गिर्द तनकीदी निगाहों से जायजा लेते हुए बोला, मकसद सिर्फ माहौल की तलखी को खत्म करना था। ये एयरपोर्ट 1930 में इस मुल्क की इस औरत के नाम पर बना था जिनको ये एजाज हासिल है कि वो अव्वल खतून है जो मुल्क की वजीर आजम लंबे अरसे के लिए रह चुकी हैं। मासूम सीएन ने इनकी मालूमात को अपडेट किया। लगता है यहाँ आने से पहले तुम इस एयरपोर्ट के बारे में सर्च करती रही हो। हालांकि तुम लोगों को ये सोचना चाहिए हम वो आईना कैसे हासिल करेंगे, लेकिन इसके बारे में सोचने के लिए मैं जो हूं। नैन्सी का लहजा तंज से भरा हुआ था। जूलिया ने और एली ने भी बेबसी से नैन्सी को देखा। वो लड़की बोलने वाली नहीं थी। डेविड डरने लगा कि जैक फिर ना लड़ना शुरू हो जाए। अच्छा अभी हम क्या करेंगे? डेविड बोला, क्या हम होटल में रहेंगे? हाँ, आज हम होटल में रुककर आइंदा का लाहे अमल तैयार करेंगे, फिर हम कल से अपना काम शुरू कर देंगे। जैक, डेविड, एली और जूली बचपन के गहरे दोस्त थे और चारों अपर क्लास घरानों से ताल्लुक रखते थे। चारों की एक दूसरे से बहुत बनती थी। वो एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। जैक तेज मिजाज का बहुत खूबरू लड़का था। लड़कियां इसकी एक नजर अल्तफात के लिए तरसती थी, मगर वो जूली से मोहब्बत करता था दिल की सारी गहराइयों के साथ। लेकिन कभी कभी वो अपनी खूबरू का फायदा भी उठा लिया करता था, लड़कियों के साथ फ्लर्ट करके इनके साथ रातें गुजारकर। जूली को हर चीज के बारे में पता होता था, मगर वो दिल पर ना लेती थी क्योंकि वो जानती थी कि जैक की असल मोहब्बत सिर्फ वो खुद है, बाकी लड़कियां सिलाबी हैं। एली ड्यूड को पसंद करती थी और ड्यूड भी एली की मोहब्बत की कदर करता था। इन चारों की दोस्ती की मजबूती की वजह यह भी थी कि इनका एक शौक मुश्तरक था। वो चारों पुरानी चीजें देखने के और इन पर सर्च करने की रसाइयां थे। मुल्क भर के सारे म्यूजियम में रखी हुई और नई लाई हुई एक एक चीज के बारे में इन्हें पता होता था। अपने इस शौक की तकमील के लिए ही उन्होंने आर्कियोलॉजी के शोबे को चुना था। इस आईने के बारे में सबसे पहले ड्यूड को पता चला था। उसे इस म्यूजियम की इंतजामिया ने बताया, जिसमें हर 2 माह बाद इनका एक चक्कर होता था। ड्यूड ने यह बात अपने दोस्तों को बताई तो वो तीनों भी इस आईने को देखने की और छूने की ख्वाहिश करने लगे थे। बाद में इस आईने के बारे में मुख्तलिफ अखबारों में आर्टिकल छपे थे जिसमें इस आईने के बारे में था। आर्टिकल्स के मुताबिक वो आईना तकरीबन 1 सदी पुराना था।
और बहुत कीमती होने के साथ साथ अपने अंदर पुरसरारियत भी रखता था कि चांदनी रातों में इस आईने में अगर अपना अक्स देखा जाए तो इस आईने में दिखने वाले अक्स नजर न आता था, बल्कि देखने वाले को किसी अजाब में मुब्तला कर देता था। वो कैसा अजाब होता था, इस बारे में इस आर्टिकल्स में कोई तफसील नहीं थी। वो आईना हिंदुस्तान में था जब पाको हिंद पर अंग्रेजों की हुकूमत थी। वो आईना किसी औरत ने किसी अंग्रेज अफसर को तोहफे में दिया था। बाद में जब अंग्रेजों को पाको हिंद छोड़ना पड़ा था तो वो आईना वहीं पर रह गया था। और अब जब एक आर्कियोलॉजिस्ट जिसका नाम जॉनसन था, इसने ये राज खोला था कि वो आईना अब भी हिंदुस्तान में है, तो मुल्क के मुख्तलिफ लोग वो आईना हासिल करना चाहते थे। मुख्तलिफ टॉक शोज में जॉनसन का इंटरव्यू लगाया गया था। इससे पूछा गया था कि किस बुनियाद पर वो इस आईने के बारे में ये बातें कर रहा है, और जॉनसन ने अपने जवाब से पूरे मुल्क को मुतमईन किया था, क्योंकि जॉनसन एक पामिस्ट भी था। वो सितारों का इल्म भी रखता था, और इस इल्म ने ही जॉनसन को बताया था कि बहुत जल्द वो आईना, जो कि आप अपने आप में अनोखा पुरसरार है, बहुत जल्द तबाह हो जाएगा। इसलिए जॉनसन ने अपने मुल्क से वफादारी निभाई और इस आईने के बारे में इंकिशाफ किया था। अब हर म्यूजियम ये चाहता था कि वो आईना इनके म्यूजियम में आ जाए। इस तरह इनके म्यूजियम की अहमियत बढ़ जाएगी। इसलिए बहुत से लोग जॉनसन की खिदमत हासिल करना चाहते थे। वो आईना हासिल करने के लिए मगर जॉनसन ने साफ मना कर दिया। ड्यूट और जैक ये सब देखकर पागल से हो गए थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी की वीसी को एक एप्लीकेशन दी थी। वो इंडिया जाकर वो आईना लाना चाहते थे और अपने डिपार्टमेंट के म्यूजियम में रखकर अपना नाम हमेशा के लिए अमर करना चाहते थे। इन चारों दोस्तों का अब तक का तलीमी अवार्ड शानदार था, इसलिए इन चारों को यूनिवर्सिटी अपने खर्चे पर इंडिया भेज रही थी। लेकिन उनकी एक सीनियर नैन्सी भी इनके साथ जा रही थी। नैन्सी बहुत मुंहफट और लड़ाका फसाद किस्म की लड़की थी। वो चारों उसे अपने साथ नहीं लेकर जाना चाहते थे, मगर उनकी मजबूरी थी। फिर भी वो बहुत खुश और एक्साइटेड थे वो अनोखा पुरसरार आईना देखने के लिए। वो अपनी फैमिली से इजाजत लिए बगैर इंडिया आ गए थे। जैक और नैन्सी हर वक्त लड़ते रहते थे। उन्होंने आज रात होटल में स्टे किया था और कल वो लोग दिल्ली के नजदीकी गांव रामपुर में जाने वाले थे, मगर इससे पहले इन लोगों ने किसी से मिलना था जिसकी इस वक्त अशद जरूरत थी। वो पांचों, जैक, ड्यूट, निसी, एली और जूली इस वक्त नैन्सी के कमरे में थे। नैन्सी ने लैपटॉप खोला और स्काइप पर किसी को कॉल करने लगे। 3-4 रिंग्स के बाद अगले बंदे ने कॉल रिसीव कर ली थी। हेलो जॉनसन, हम इंडिया आ चुके हैं, नैन्सी ने बताया। आज हम होटल में रुके हैं। यकीनन। क्या कल इरादा है रामपुर जाने का? जॉनसन ने कहा। क्या तुम्हें यकीन है जॉनसन कि वो हमें रामपुर में मिलेगा? एली ने सवाल किया। हाँ, वो वहीं पर है। अगर अपने घर में ना हुई तो यकीनन किसी बिल में छुप गई होगी। लेकिन वो छुपेगी क्यों? हम खुद उससे डर रहे हैं, सिर्फ उसकी मदद चाहते हैं। डेविड हैरान हुआ था। डेविड, जो आईना हम हासिल करने के लिए आए हैं, ये कोई आम सा कदीम आईना नहीं। नैन्सी ने लैपटॉप की स्क्रीन से नजरें हटाते हुए डेविड को देखकर कहा। जॉनसन समेत सब इसकी बात सुनने लगे। वो आईना अपने अंदर बहुत से राज छुपाए हुए हैं। इस आईने के बारे में मुख्तलिफ मफरूजे कायम हो रहे हैं।
कल एक और आर्टिकल में एक सहाफी ने ये कहा कि वो आईना इस दुनिया का ही नहीं है। हम यहाँ सच का पता लगाने और वो आईना हासिल करने आए हैं, क्योंकि वो आईना हमारे मुल्क की अमानत है और बकौल जॉनसन के वो आईना अनकरीब टूटने वाला है और हमें इसके टूटने से पहले इस आईने को हासिल करना है। तुम लोगों को क्या लग रहा है कि वो औरत जो इस आईने की मालिक बनी बैठी है वो हमें सच तक इतनी आसानी से पहुंचने देगी? नैन्सी मुकम्मल तौर पर संजीदा लग रही थी, लेकिन हमें पहले ये सच भी जानना होगा कि आखिर वो चाहती क्या है, इसका मकसद क्या है, क्यों और कैसे वो आईना इसके पास आया है। क्या हम इस औरत के बगैर वो आईना हासिल नहीं कर सकते? जैक परेशान होकर बोला। मगर बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि सिर्फ वो ही औरत जानती है कि वो आईना इस वक्त कहाँ है। अपनी बात मुकम्मल करते हुए जूली सवालिया निगाहों से नैन्सी की तरफ देखने लग गई थी। वो चारों ना चाहते हुए भी नैन्सी को अपना लीडर मान चुके थे। फिर इसका मतलब ये है हमें जल्द से जल्द इस औरत से मिलना होगा, डेविड ने कहा। लेकिन इस औरत से मिलना आसान नहीं, जॉनसन ने ठहरे हुए अंदाज में कहा। वो जानती है कि पूरा हिंदुस्तान और फिर इस आईने का असल मालिक इसे ढूंढने लगे हैं। वो इस आईने के साथ कहीं छुप चुकी होगी, यानी भेस बदलकर गायब हो गई होगी। ओहो, तो इसका मतलब है हमने यहां आकर गलती कर दी, एली रूहान सी होकर बोली। अगर तुम्हें यहां आना गलती लग रहा है तो तुम यहां से चली जाओ, हमें तंग ना करो, नैन्सी ने नागवारी से बोला। गाइस, हमें कल से अपना मिशन शुरू करना होगा। कल हम रामपुर जा रहे हैं। हम कल इस औरत के घर जाएंगे। यकीनन कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा जिसके जरिए हम उस आईने तक पहुंच जाएंगे। हमें उस आईने के टूटने से पहले उसे हासिल करना होगा, जैक ने कहा। ठीक है जॉनसन, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी, नैन्सी ने कहा और लैपटॉप ऑफ कर दिया। और फिर सब एक एक करके अपने कमरे से निकलते चले गए और नैन्सी भी बाथरूम में घुस गई। रामपुर जाने से पहले उसे किसी से मिलना था जो उसका मुंतजिर था। वो खौफजदा थी, डरी हुई थी, मौजूदा हालात से इसको सहमा कर दिया था। मगर अब उसके दिल को थोड़ी ढारस मिली थी। वो लोग जो अमेरिका से इसका आईना लेने के लिए आए थे, इनमें से एक लड़की ने उससे राब्ता किया था। न जाने कैसे वो लड़की इसका ठिकाना जान गई थी। उसने इसे एक लेटर भेजा था। वो इससे मिलकर कोई समझौता करना चाहती थी। ये जानकर वो भी जरा मुतमईन हो गई थी। बेशक इसके मसले बढ़ गए थे। उसने बोतल का महलूल पीना था। दरअसल वो महलूल नहीं बल्कि बड़े पुजारी का खून था और उसने कुछ घूंट भी पी लिए थे और आने वाली मुसीबत के लिए वो तैयार थी। उसने एक दिन बाद दोबारा अपने घर जाना था। बस वो बाकी खून इस आईने के ऊपर छिड़कना था और फिर सब ठीक हो जाना था और उस आईने की पुरसरारियत खत्म हो जानी थी। वो तिलिस्म खत्म हो जाना था जो उसकी नस्लें भुगत रही थी। फिर वो शादी कर सकती थी, अपनी मोहब्बत को पा सकती थी। यही वो एहसास था जो उसे हिम्मत देता था। उस वक्त वो एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। बाहर शाम के बाद अब रात उतरने लगी थी। रेस्टोरेंट का दरवाजा खुला और उसकी मेहमान अंदर दाखिल हुई और उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। तुम माला हो ना? मेहमान ने पूछा। और तुम वही हो जिसने मुझे यहां बुलाया है। तुम अंग्रेज हो मगर फिर भी तुम्हारी उर्दू बहुत साफ है।
लड़की जिसका नाम माला था सताइश के साथ बोली, हाँ, मैंने तुम्हें ही वो चिट्ठी भेजी थी। तुम कैसे जानती थी कि मैं यहां हूं? माला हैरान थी। मेरे बारे में कोई नहीं जानता। मैं भेस बदलकर एक मुसलमान घर में रह रही हूं। अमेरिकन लड़की के लब मुस्कुराहट की सूरत में फैल गए। तुम मुसीबत में हो, वो आईना तुम्हारा है। तुम्हारे अबाओ जदाद के साथ वो आईना जुड़ा हुआ है और हर कोई तुम्हें एक चोर समझकर तुम्हें ढूंढ रहा है। मैं भी तुमको चोर ही कहती हूँ अपने बाकी दोस्तों के सामने, लेकिन सच मैं जानती हूँ और तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम अपने दोस्तों से बेवफाई करके मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? या इस आईने तक पहुंचने के लिए कोई खेल खेल रही हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मेरे दोस्त नहीं हैं, बल्कि धोखेबाज और मतलबी हैं। उन्हें सजा देना चाहती हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी और तुमको मेरी मदद की जरूरत है। तुमको मुझे अपने बारे में सब कुछ सच सच बताना होगा। क्या चाहती हो तुम मुझसे? मैं चाहती हूं कि तुम मेरे दोस्तों के साथ मिलो और उन्हें यकीन दिलाओ कि तुम आईना दे दोगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इस आईने को अगर मैंने किसी को दे दिया तो मेरी अपनी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं जानती हूं। अगर तुम जानती हो तो तुम मुझे कैसे कह सकती हो कि वो आईना मैं तुम्हारे दोस्तों को दे दूं? माला का लहजा सख्त होने लगा। मैंने कब कहा कि आईना मेरे दोस्तों को तुम दे दो? मैंने कहा कि इन्हें कहो कि तुम आईना दे दोगी। एक बार माला भी खुलकर मुस्कुराई थी। क्या तुम भी? माला ने दानिस्ता सवाल अधूरा छोड़ा। हाँ, मैं भी, अमेरिकन लड़की सरगोशी के अंदाज में बोली। मेरा प्लान सुनो। और अमेरिकन लड़की ने माला को अपना मंसूबा बता दिया। वेरी गुड। माला के लहजे में सताइश थी। और अब मुझे क्या करना है? तुम्हें मुझे इस आईने के बारे में मुकम्मल हकीकत बतानी है। ठीक है, माला ने कहा और खिड़की से बाहर देखने लगी और धीरे धीरे माजी की धूल से भरे हुए वर्क खोलने लगी। अब वो एक सदी पीछे चली गई थी। बर्रे सगीर पर अंग्रेज काबिज थे। मुसलमान और हिंदू दोनों अंग्रेजों से नाला थे, क्योंकि अंग्रेज बर्रे सगीर पर अपने तर्जो तहजीब राइज करने के लिए ख्वाब देखने लगे। मुसलमान भी अंग्रेजों से नापसंदीदगी का इजहार करने लगे थे और हिंदू खुशामद और चापलूसी से अंग्रेजों का दिल जीतकर इनका एतबार हासिल करके इन्हें हिंदुस्तान से निकालना चाहते थे। दोनों कौमों का मकसद एक था, मगर तरीका मुख्तलिफ। अंग्रेज हिंदुओं को उनकी खुशामद की वजह से तरजीह देने लगे थे, लेकिन कुछ बाअसर हिंदू खानदान अभी भी ऐसे थे जो अंग्रेजों की खुशामद नहीं करना चाहते थे। और इनमें से एक खानदान था संग्राम दर्मा का, जो कि रामपुर में रहता था। इन दिनों रामपुर का मालिक व मुख्तार एक अंग्रेज था जिसका नाम माइकल टोनी था। वह नाम के लिए तो सिर्फ काउंसलर था, मगर इसने पूरे रामपुर में अपनी धाक बैठा रखी थी। परिंदा इसके इलाके में इसकी मर्जी के बगैर नहीं पर मार सकता था। संग्राम वर्मा भी अपनी जवान बेटियों के डर से छुपता फिरता था और सोचो विचार करता रहता था कि कैसे इन मसाइल को खत्म किया जाए जो माइकल ने पूरे इलाके के लिए खड़े कर दिए थे। संग्राम वर्मा रामपुर के वाहिद मंदिर में जाया करता था। वो ईश्वर से प्रार्थना करता था कि अंग्रेजों से बर्रे सगीर की जान छूट जाए। एक रोज संग्राम वर्मा मंदिर आया तो वो शाम का टाइम था। मंदिर में दाखिल होते ही इसने देखा एक 17 साल लड़की ईश्वर के सामने हाथ जोड़े फूट फूट कर रो रही है। वो कोई प्रार्थना कर रही थी, मगर हिचकियों की वजह से इसके मुंह से गलत मलत अल्फाज निकल रहे थे। ठाकुर वर्मा सिंह इस दोशीजा की जानिब बढ़ने लगा। कदमों की आवाज सुनकर इस दोशीजा ने पीछे मुड़कर देखा और वहां खड़े
मंच को देखकर वो मंदिर के अंदरूनी हिस्से में भाग गई। गालबन वो मंदिर की दासी थी। इसी असना में बड़े पुजारी भी आ गए। इनके हाथ में एक बड़ा सा पतीला था जिसमें गेंदे के फूल और प्रसाद के लड्डू रखे हुए थे। आइए संग्राम बाबू, बहुत अरसे के बाद आपको देखा है, बड़े पुजारी ने प्रसाद का लड्डू संग्राम को देते हुए कहा। महाराज, मैं तो यहाँ आता रहता हूँ लेकिन आपसे मुलाकात नहीं होती। दरअसल मैं भी मसरूफ रहता हूँ मंदिर के कामों में। आए रोज पूजा भजन और वगैरह करवानी होती है और शुक्र है भगवान का वो मलून माइकल टोनी इस पूजा और मंदिरों के कामों में मुदाखलत नहीं करता। महाराज, वो होता कौन है ईश्वर के कामों में या हमारी पूजा में भंग डालने वाला? अगर इसने ऐसा सोचा भी तो हम इसे निश्चित कर देंगे। संग्राम वर्मा को गुस्सा आ गया था। हम फिलहाल इससे टकरा नहीं सकते, सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं कि ईश्वर हमें इन लहू चूसने वाले अंग्रेजों से छुटकारा दिला दे। वो कन्या कौन है महाराज जो अभी यहाँ बैठी रो रही थी? क्या बताऊं संग्राम बाबू, वो नसीबों जली है। बचपन से वो इस मंदिर की दासी है, लेकिन अब इस इलाके के अंग्रेज और सरबराह की हवसनाक नजरों में आ गई है। इसे अब मंदिर को छोड़कर इस अंग्रेज के पास जाना होगा। भगवान के शर से निकलकर शैतान गाह में जाना आसान नहीं होता संग्राम बाबू। बड़े पुजारी का लहजा भीग सा गया था। संग्राम वर्मा हैरान रह गए। वो क्यों जा रही है? हम सब मिलकर इसकी हिफाजत कर सकते हैं, तो फिर वो क्यों जाना चाहती है? इस फरंगी में इतनी हिम्मत नहीं है कि ईश्वर के मंदिर की दासी को अपने साथ जबरदस्ती ले जाए। मैंने भी कंचन को कहा था, मगर वो जाने का तहैया कर चुकी है। मगर वो मंदिर की दासी है, भगवान की अमानत है, वो कैसे अपनी इज्जत खतरे में डाल सकती है? संग्राम वर्मा हैरान हो रहे थे। वो अपनी इज्जत खतरे में इसलिए डाल रही है क्योंकि वो इस रामपुर की बाकी औरतों की इज्जत बचाना चाहती है। मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा महाराज, संग्राम वर्मा ने कहा। वो इसलिए जा रही है, वो इस फरंगी की कोई कमजोरी हासिल करके या इसकी दुखती रग दबाकर इसे बदलना चाहती है। वो चाहती है कि इस फरंगी की अयाशी की आदत खत्म हो जाए, बाकी औरतों की इज्जतें बच जाएं। बकौल इसके अगर वो नहीं भी जाएगी तो माइकल इसके साथ जबरदस्ती कर सकता है, क्योंकि वो मंदिर की दासी है, लेकिन वो किसी औरत की जिंदगी तबाह कर देगा। फरार किसी मसले का हल नहीं, इसलिए कंचन ने इतना बड़ा कदम उठाने का फैसला कर लिया है। बड़े पुजारी ने तफसील से बता दिया। संग्राम हैरान रह गया। वो कन्या इतना बड़ा फैसला करने वाली मजबूत लड़की तो नहीं लगी मुझे। इनके लहजे में सताइश थी। वक्त और हालात इंसान को मजबूत बना देते हैं। आप इस कन्या की आसानी के लिए प्रार्थना करें भगवान से। इतना कहकर बड़े पुजारी दूसरी लोगों को प्रसाद देने लगे। इस रोज संग्राम वर्मा ने दिल की अथाह गहराइयों से इस कन्या के लिए प्रार्थना की कि भगवान जिस परीक्षा में इसे डाले वो सफल हो जाए। शायद वो कबूलियत का लम्हा था, या फिर भगवान भी अपने बंदों को निराश नहीं करना चाहते थे। तभी वो माइकल इस कन्या के साथ 2 दिन रहा और फिर इसने हिंदुआना तरीके से इससे बकायदा शादी कर ली थी। उसे अपनी पत्नी का दर्जा दे दिया था। वो पत्नी जो अपने पति को बदी के अंधेरों से निकालने के लिए खुद बदी की राहों में चलने लगी थी। मोहब्बत इंसान के किरदार को संवारती भी है और बिगाड़ती भी है। ये वो 2 दहाई तलवार है जिससे ना महबूब बच सका है, ना महब तबाही की दास्तानें।
अक्सर मोहब्बत से शुरू होती हैं। गुनाहों के दरवाजे भी अक्सर मोहब्बत खोल देती है। मोहब्बत अगर मीठा अमृत है और कुछ लोगों के लिए ये जहर से भी जहरीला माया बन जाती है, और वो जहर भगवान के शरण से निकलकर इस दासी की रगों में सरायत कर चुका था, जो अपने पति को राय रास्त पर लाना चाहती थी। हुआ कुछ यूं था कि इस फरंगी माइकल की पहली बीवी रोज डॉसन अपने मुल्क से इस फरंगी के पास आ गई थी। माइकल कंचन को पहले भी अपनी पहली बीवी के बारे में बता चुका था, लेकिन अपनी आंखों से अपने पति को किसी और के साथ देखना, इसके साथ महसूस करना आसान नहीं होता। कंचन अजियत सहने लगी थी और फिर उसने अपनी शोकन से छुटकारा पाने का फैसला कर लिया था। उस वक्त बड़े पुजारी के पास बेशुमार ताकतें थी, मगर सबसे बड़ी ताकत एक आईना था, जो पुजारी को किसी गैर मरई मखलूक ने तोहफे में दिया था। कहा जाता है कि वो आईना जिन्नात की दुनिया से आया है। कंचन ने मंदिर में 17 साल गुजारे थे। वो इस आईने की कुछ हकाइक से वाकिफ थी, इसीलिए इसने वो आईना हासिल करने का फैसला कर लिया था। इसकी नजरों में वो आईना इसके मसले का हल कर सकता था। मोबाइल फोन की घंटी बजी और इन दोनों का सकता टूटा। वो दोनों माजी से हाल में आ गए थे और मुसलसल बोलती हुई माला भी चुप हो गई थी। अमेरिकन लड़की ने अपना स्मार्टफोन देखा और कॉल काट दी। माला जग से गिलास में पानी डालने लगी और फिर इसने पानी पिया। यह कहानी बहुत लंबी है और इसके राज बहुत गहरे हैं, लेकिन मुझे यहां से आए 2 घंटे हो गए हैं। मैं अपने दोस्तों को शक में नहीं डाल सकती, इसलिए मुझे जाना होगा। ठीक है, माला ने कहा। दोबारा कब मिलने आओगी? दोबारा मैं नहीं आऊंगी। तुम मेरे दोस्तों से राब्ता करोगी और इन्हें बताओगी तुम उनकी मदद करना चाहती हो। हम दोनों दोबारा मिलेंगे। तुम मुझे सारी हकीकत बताओगी। हम दोनों मिलकर अपना मकसद हासिल करेंगे। अमेरिकन लड़की का लहजा लीडर जैसा हो गया था। यह इतना आसान नहीं है, माला ने कहा। डांबला हमारा रास्ता रोकेगा जब वो आईना टूट जाएगा। डांबला कि ऐसी की तैसी। अमेरिकन लड़की अब अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई थी और गुस्से से बोली, हम मिलकर हर परेशानी का सामना कर लेंगे, लेकिन इस वक्त मेरा जाना जरूरी है। कल मिलते हैं। इतना कहकर वो अंग्रेज लड़की दरवाजा खोलकर रेस्टोरेंट से निकल गई और माला के चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो मुतमईन हो चुकी है। माला भी धीरे से रेस्टोरेंट से निकल आई थी। रात काफी गहरी हो चुकी थी और सड़क सुनसान थी। माला ने इर्द गिर्द देखा तो वहां कोई ना था। माला मुस्कुराई। इसकी आंखें यकदम सबस हुई थी और फिर देखते ही देखते इंसान से चमगादड़ बन गई थी, और वो चमगादड़ रात के अंधेरे में उड़ती हुई कहीं गायब हो गई। होटल के सामने पार्किंग में एक जीप खड़ी हुई थी। सुबह की चमकीली धूप इस जीप पर पड़ रही थी और वो होटल से रामपुर जाने के लिए तैयार थे। अचानक डेविड के मोबाइल की मैसेज रिंग बजी थी। बाकी सब जीप में बैठ चुके थे और वो भी ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलकर इसमें बैठने वाला था। उसने खड़े खड़े मोबाइल का मैसेज खोला। वो टेक्स्ट मैसेज था जिसकी अबारत पढ़कर डेविड हैरान रह गया। क्या हुआ, गाड़ी पे क्यों नहीं बैठ रहे? जैक ने पूछा। इसीलिए कि अब हमें फिलहाल रामपुर जाने की कोई जरूरत नहीं है, डेविड चहक कर बोला, क्योंकि अलादीन का चिराग तुम्हारे हाथ लग गया। मैंसी के लहजे में तंज के तीर थे। नहीं, मुझे उस औरत का एक पैगाम मिला है। वो खुद हमसे मिलना चाहती है और कोई समझौता चाहती है, इस शर्त पर कि हर बात को राज रखा जाएगा।
क्या मतलब है? अब हमें इस औरत को ढूंढने की जरूरत नहीं है। एली की खुशी की हद न रही। मैं जानती थी कि ऐसा ही होगा, नैन्सी ने हल्के से अंदाज में अपने आप से कहा था। वैसे वो कहाँ मिलना चाहती है? इसी होटल में आ रही है, डेविड ने कहा। मगर डेविड, ये कोई चाल भी तो हो सकती है। जैक ने अपने ख्याल का इजहार किया। जैक दुरुस्त कह रहा है, हमें हर पहलू से सोचना चाहिए। जूली ने भी जैक की हमायत की। पहले इससे मिल तो ले, इसकी बात तो सुन ले। नैन्सी एक मर्तबा फिर नागवारी से बोली, तुम लोग पहले ही अपनी राय कायम मत करो। खैर, वो सब जीप से उतरे और अंदर होटल में आ गए। रिसेप्शन के पास एक लड़की खड़ी थी। इसने अबाया ओढ़ रखा था। डेविड का मोबाइल फिर वाइब्रेट हुआ। ये मैं हूं, रिसेप्शन पर सामने। तुम लोग अपने कमरे में जाओ, मैं भी आ रही हूं पीछे पीछे। यूं सब के सब हमारा मिलना कतई गैर मुनासिब है, मुतात रहना होगा। डेविड ने सारा मैसेज पढ़कर इन लोगों को सुनाया। जैक, तुम्हारे पास गन है ना? नैन्सी ने तेजी से पूछा। मेरे पास नहीं है, मैं तो गन कमरे में छोड़कर आया था। तो खुद क्यों नहीं रहे वहां, बेवकूफ इंसान? मैं तुम पागलों के साथ क्यों आई हूं? नैन्सी गुस्से से बोली। नैन्सी, गुस्सा मत करो, मेरे पास गन है, एली ने कहा। नैन्सी के यूं चिल्लाने पर अक्सर लोग डर जाया करते थे, तो पहले क्यों नहीं जुबान को हरकत दी? चलो अब, वो लड़की भी हमें देख रही है। मैं किन जहलों के साथ समझौता करके आ गई हूं। अब वो लोग नैन्सी के कमरे में आ गए थे और 5 मिनट बाद माला इनके सामने थी। तुम क्यों छुप रही हो सबसे? जैक ने माला से पूछा। क्योंकि सब मुझे चोर समझ रहे हैं, माला ने कहा। तो क्या ये सच नहीं है? जूली के लहजे में काट थी। जब हमारे मुल्क में इस आईने के बारे में एक पामिस जॉनसन ने इंकशाफ किया कि हमारा आईना तुम लोगों के मुल्क यानी रामपुर में है, तो रामपुर के मंदिर के पुजारी ने भी इस बात की तस्दीक की थी कि आईना वाकई अपना वजूद रखता है। लेकिन इसलिए तुम्हारे बारे में भी इंकशाफ किया था कि वो आईना नस्ल दर नस्ल तुम लोगों के पास है। इस आईने की वजह से तुम्हारे खानदान में सिर्फ एक बेटी पैदा हुई थी, जो आईना के तिलिस्म को खत्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई कामयाबी नहीं हो सकी थी। और इस सिलसिले को बरकरार रखने के लिए तुम्हारे खानदान की हर लड़की को सिर्फ और सिर्फ मंदिर के पुजारी से भी शादी करनी पड़ती है। क्या ये सच नहीं है? जूली ने माला से पूछा। हाँ, ये सच है, लेकिन मैं क्या करूं? तुम लोग मुझे बताओ। मैं नहीं जानती थी कि वो आईना रातों रात इस कदर अहम बन जाएगा। इस वक्त हर कोई मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। मैं खुद इस आईने के शराब में फंसी हूं, माला बेजरारी से बोली। तुम वो आईना हमें दे दो, हम चुपचाप अपने मुल्क वापस चले जाएंगे, क्योंकि इस पामिस ने यह भी कहा है कि वो आईना बहुत जल्द टूटने वाला है। नैन्सी स्पॉट लहजे में बोली। क्या सच वो आईना टूटने वाला है? वहां मौजूद हर शख्स ने महसूस किया था कि माला बेहद खुश हो गई थी। हाँ, वो टूट जाएगा, एली बोली। तो फिर ठीक है, मैं आज शाम तुम लोगों को वो आईना दे दूंगी और तुम लोग मेरे साथ रामपुर इस घर में जाओ जहां पर वो आईना मौजूद है। नैन्सी के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट खेलने लग गई थी, यूं जैसे वो जान गई हो कि इस घर में उनकी मौत उनकी मुंतजिर है। शाम सर पर थी और मौसम सुहाना हो गया था। जीप तेजी से आगे ही आगे बढ़ रही थी। वो इलाका काफी अच्छा था। फिर जीप एक घर के सामने रुकी थी। वो घर छोटा सा और आबादी से कदरे दूर था और वहां खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ मंदिर के मीनार ही नजर आते थे, जो इस इलाके का वाहिद मंदिर था और अपने अंदर माजी की हजारों दास्तानें लिए हुए था। यार, ये जगह कितनी पुरसरार है, डेविड ने कहा।
हमें इस जगह की पुरसरारियत से कुछ लेना देना नहीं है, हमें बस वो आईना हासिल करना है। जैक आसपास देखते हुए बोला, क्या तुम इस आईने के बारे में जानती हो? वो आईना कैसे बना था? एली ने माला से पूछा। तुम सब फरंगी हो और मेरी बात का यकीन कभी नहीं करोगे, माला ने कहा। चलो घर में बैठकर बात करते हैं। ये बोलकर माला आगे बढ़ी। घर का गेट छोटा और लोहे का बना हुआ था। माला ने अपने पर्स से चाबी निकाली, ताला खोला और गेट खोलकर अंदर आ गई। वो सब भी इसके पीछे पीछे अंदर आए। घर छोटा सा था मगर साफ सुथरा था। सामने 2 बेडरूम थे, एक तरफ किचन और दूसरी तरफ छोटा सा टीवी लॉन्च बना हुआ था। वो सब लॉन्च में सोफों पर आकर बैठ गए। अच्छा, अब हमें आईना दे दो, नैन्सी ने कहा। मैं तुम्हें रात 1 बजे से पहले आईना नहीं दे सकती क्योंकि मैंने एक महलूल पी रखा है, और अगर मैंने शाम से पहले इस आईने को छू लिया तो मैं जल भी सकती हूँ, माला ने कहा। ये कैसा महलूल है? जूली ने पूछा। बस तुम ये समझ लो, वह महलूल ही है इस आईने की असल ताकत। वो इस आईने की कमजोरी भी है। वो आईना बना कैसे? तुमने एली की बात का जवाब नहीं दिया। नैन्सी महलूल वाली बात को नजरअंदाज करते हुए बोली। बरसों पहले वो आईना वैम्पायर्स की दुनिया में था। वैम्पायर ने इस मंदिर के बड़े पुजारी को तोहफे में दिया, माला ने कहा। वैम्पायर मतलब वो चमगादड़े जो इंसानी रूप में आकर इंसान का खून पी लेती हैं? डेविड ने तस्दीक के लिए माला की तरफ देखा। हाँ, वो ऐसा ही था। शुरू से उसे इंसानी खून अच्छा लगता था, माला खोए हुए लहजे में बोली। तुम उसकी बात कर रही हो जिसने वो आईना मंदिर के बड़े पुजारी को तोहफे में दिया था? नैन्सी ने माला से पूछा। हाँ, उसी की। इसका नाम डैम्बला है। वो एक इंसान था मगर फिर वो वैम्पायर बन गया। शायद इसीलिए वो आज तक जिंदा है। मगर एक सवाल यहाँ पे ये उठता है कि मंदिर के जो पुजारी होते हैं वो तो बहुत मजहबी लोग होते हैं, तो फिर इस मजहबी बंदे ने एक शैतान का तोहफा क्यों कबूल किया? जूली ने हैरान होकर पूछा। एक और शैतान से जान छुड़ाने के लिए, माला ने कहा। इस वक्त रामपुर में तुम फरंगियों जैसा एक और फरंगी था, माइकल टोनी इसका नाम था। इससे छुटकारा हासिल करने के लिए, माला ने जवाब दिया। अच्छा, हमें इन सारी कहानियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमें बस वो आईना चाहिए जो हमें रात 1 बजे तुम दोगी। इसीलिए रात 1 बजे तक हमें आराम करना चाहिए, एली ने कहा। एली दुरुस्त कह रही है, नैन्सी ने भी तायीद की। हम सुबह से मुसलसल कामों में उलझे हुए हैं। अपने मकसद को हासिल करने के लिए हमारा चुस्त होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमें रात 1 बजे तक आराम करना चाहिए। माला, तुम्हारे घर में कितने कमरे हैं? आखिर में नैन्सी ने मुड़कर माला की जानिब सवालिया निगाहों से देखा। 4 कमरे हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, माला ने बताया। मैं ऊपर एक बेडरूम में थोड़ी देर जाकर आराम करती हूँ। मेरे साथ वाले कमरे में एली और डेविड आराम कर लेंगे। नीचे वाले कमरे में जैक और जूलिया ने। तुम लोग अपनी मर्जी करो। नैन्सी ने इन्हें सारी तरतीब बताई और माला नाक चढ़ाकर बोली, ओ ये लिबरल लोग। नैन्सी की बताई हुई तरतीब के मुताबिक सब कमरों में आराम करने के लिए चले गए। लेकिन अब खूनी खेल की इब्तिदा में कुछ लम्हात ही बाकी रह गए थे। मौसम शाम को तो अच्छा था मगर अब हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी और फिर वो बूंदाबांदी धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। तेज बारिश होने लगी थी, बिजलियां चमकने लगी थी। रात के 9 या 9:15 बजे का वक्त था। माला के पुरसरार घर में पुरसरार खामोशी का राज था। सब लोग थके हुए थे, इसीलिए वो बेसुध होके सो गए थे।
अचानक ऊपर वाले बेडरूम का दरवाजा खुला और वो अमेरिकन लड़की कमरे से निकली। धीरे धीरे वो जीने से नीचे उतरने लगी। इसकी चाल में नजाकत थी, एक वकार था। नीचे 2 बेडरूम आमने सामने बने हुए थे। वो लड़की एक बेडरूम के पास आई। इसने दरवाजे के साथ अपना कान लगाया। अंदर से जैक और जूली की मोहब्बत भरी सरगोशियों की आवाजें आ रही थीं। वो लड़की दूसरे बेडरूम के पास आई और बिना कुछ सोचे इसने दरवाजा खोल दिया। सामने वो झूले वाली कुर्सी पर बैठी झूले ले रही थी। इसके चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट खेर रही थी। आओ मेरी प्यारी दोस्त, तुम्हारी मुंतजिर थी। माला का लहजा पुरसरार था। कमरे में सिर्फ 0 वाट का बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी में अमेरिकन लड़की कमरे का जायजा लेने लगी। हर शय मामूल के मुताबिक थी। गैर मामूली उसे सिर्फ दीवार पर टंगी हुई एक बड़े साइज की पेंटिंग लगी थी, जिसमें चांद की रोशनी में ढेर सारी चमगादड़ें उड़ रही थीं और इनके मुंह से खून टपक रहा था। न जाने क्या भेद था। अमेरिकन लड़की चुपचाप सोफे पर बैठ गई। फिर बोली, माला, जहां से कहानी अधूरी रह गई थी वहीं से कहानी को आगे बढ़ाओ। इसके बाद अगला मंसूबा बनेगा। माला ने इसे देखा। अमेरिकन लड़की के चेहरे पर इत्मीनान था। माला फिर से झूला झूलने लगी और झूलते झूलते एक बार फिर वो 1 सदी पीछे चली गई। जैसे वक्त थम गया था। आईने के असरार से पर्दा हटने को था। कंचन को लगता था वो आईना ही इसके मसलों का हल है, इसके दिल के जख्मों का मरहम है, मगर वो आईने का इस्तेमाल नहीं जानती थी। वो अगर बड़े पुजारी से बात कर लेती तो बड़े पुजारी कभी रजामंद ना होते। बड़े पुजारी से बात करना मूर्खपन था, नादानी थी, और वो ये नादानी करना नहीं चाहती थी। फिर कंचन अपने पति की इजाजत से मंदिर आने लगी। वो बड़े पुजारी से जादू सीखने लगी और यूं वो इस आईने का इस्तेमाल करना जान गई थी। और वो अमावस की गहरी स्याह रात थी जब बड़े पुजारी दूर एक शहर की पूजा में गए थे और उस रात कंचन ने वो आईना चुरा लिया था। वो भगवान की शरण से निकली हुई दासी न रही थी, अब वो गुमराह होने लगी थी। वक्त उसे गुमराह कर रहा था, हालात उसके गुमराह बना रहे थे। कंचन ने मंदिर में इस आईने की जगह एक नकली आईना रख दिया था ताकि बड़े पुजारी को शक ना हो कि आईना चोरी हो गया है। वो अपने बाप जैसे उस्ताद को धोखा देने लगी थी। फिर कंचन वो आईना लेकर दोबारा से घर आ गई थी। इसका पति आज रात भी इसकी सौतन के साथ था। इस बात ने इसके दिल में शर्मिंदगी को भी खत्म कर दिया था। कंचन ने इस आईने को पहली बार इसी अमावस की काली रात में अपने कमरे की रोशन उजाले में देखा था। वो आईना जिसका फ्रेम सुनहरी था और इस फ्रेम के ऊपर कीमती नफीस गोल गोल पत्थर लगे हुए थे। फ्रेम वाकई ही बहुत दिलकश और खूबसूरत था। कंचन इस आईने को देखती रही। इसे वो आम सा आईना लग रहा था जिसमें कोई ताकत नहीं लग रही थी। कंचन निराश होने लगी थी। वो पछताने लगी थी। वो रो भी रही थी और रोते रोते सो गई थी। 2 दिन और गुजर गए थे। अमावस की रातें खत्म होने को थी और फिर एक रात कंचन जान गई कि वो आईना चांद की रोशनी के साथ गहरा ताल्लुक रखता है और उसने वो आईना चांद की रोशनी में देखा था। उस वक्त इस आईने में उसे अपना अक्स नजर आया था, बल्कि कुछ परछाइयां देखी थी, कुछ अजीब से लोग जिनके साए धुंधले धुंधले से थे। वो इस वक्त अपने घर की छत पर थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी और वो खौफजदा सी आईने को देख रही थी। यकदम आईने के अंदर से एक चमगादड़ निकली। इस चमगादड़ में इतनी फुर्ती थी कि कंचन के मुंह से चीख निकल गई। वो चमगादड़
कंचन के आसपास मंडलाने लगी थी और कंचन खौफ से थर थर कांप रही थी। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि आईने का अजाब ऐसा भी हो सकता है। वो चमगादड़ की और एक मर्द की सूरत इख्तियार कर गई थी। सफेद पैरों तक आता लिबास, पुरसरार आंखें और अतराफ के दांत नुकीले जो बाहर को निकले हुए थे। कंचन के कदम जमीन पर जैसे चिपक गए थे। वो बाहर नहीं भाग सकती थी। उसकी जुबान गूंगी हो चुकी थी। वो चिल्ला भी नहीं सकती थी। उसे लगा कि बस इसके दिल की धड़कन के थमने का वक्त हो चुका है। अब चंद घड़ियां ही बाकी हैं। डैम्बला के साथ वो इसकी पहली मुलाकात थी। ए लड़की, तेरी जगह कोई और होता तो वो अब तक इस आईने का कैदी बन चुका होता, पर तू ईश्वर की दासी रही है, ईश्वर के लिए खास रही है। इसीलिए इस आईने ने तुझे पहली और आखिरी मोहलत दी है। क्या चाहती है? उस चमगादड़ की बात सुनकर कंचन को थोड़ा सा अच्छा महसूस हुआ। उसकी कपकपाहट थमी। तो कौन हो तुम? कंचन के मुंह से निकला। मेरा नाम डैम्बला है। ये नाम मैंने अपने लिए खुद चुना है। चमगादड़ के मुंह से निकला, जो कि अब इंसान के रूप में कंचन के सामने थी। मैं एक इंसान हूं। तुम मुझे अपने बारे में बता सकती हो? कंचन को अब खौफ होने लगा था। हाँ, मैं तुम्हें बताता हूं। मेरा नाम रॉबर्ट था। मैं माँ बाप का अकलौता और लाडला बेटा हुआ करता था और मुझे शुरू से वंपायर पसंद थे। वंपायर बनना चाहता था। इस ख्वाहिश को पूरी करने के लिए मैंने एक 6 माह के बच्चे का खून पी लिया था। वंपायर बात करते करते रुका। वो कंचन के करीब हुआ और सरगोशी के आलम में बोला, मैं वंपायर बन गया, असली वंपायर। मुझे अपनी दुनिया में ले गए। वो मेरे ख्वाब पूरे हो गए, लेकिन मैं अपनी पसंद की दुनिया में और अपनी असल दुनिया में एक राब्ता रखना चाहता था। इसीलिए ये आईना मैंने बनाया। समझो, ये आईना मेरा बंद पड़ा हुआ घर है। मेरे मेहमान भी इस आईने में आते हैं और ये आईना मुझे अपने असल दुनिया में रखना चाहता है। इसलिए मैंने इसे मंदिर के बड़े पुजारी को तोहफे के तौर पर दे दिया। लेकिन तुमने ये चुराया क्यों? वो वंपायर इससे सवाल करने लगा। तुमने पहले अपना नाम रॉबर्ट बताया और इससे पहले बकौल तुम्हारे तुम डैम्बला थे। तुम्हारा असल नाम क्या है? मेरा असल नाम रॉबर्ट ही है, लेकिन जब से मैं वंपायर बना हूं तब से मेरा नाम डैम्बला है। मैंने इस आईने को इसलिए चुराया था कि मैं इस आईने को अपनी सोतन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती हूँ। और अब मुझे पता चला है कि चांदनी में इस आईने में किसी को कैद किया जा सकता है। हाँ, ये सच है। जिस पुजारी के पास ये आईना था, इसने भी अपनी सारी शक्तियां इस आईने में डाल दी हैं। इसीलिए ये आईना अब बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो ठीक है, मैं इस आईने में अपनी सोतन को कैद कर लूंगी। कंचन की आंखों में अब चिंगारियां थी। डर और खौफ अब इससे दूर हो चुका था। मेरा साथ दोगे? कंचन ने डैम्बला से पूछा। दुनिया कुछ लो और कुछ दो के असूल पर कायम है। डैम्बला के लबों पर शैतानी मुस्कुराहट रक्स करने लगी थी। क्या चाहते हो तुम? बस इतना कि तुम ये आईना अपने पास रख लो और हफ्ते में एक बार इस पर इंसानी खून का छिड़काव करना, ताकि मैं अपनी खूनी प्यास बुझा लिया करूं। मुझे मंजूर है। अब ईश्वर के चरण से कंचन अब शैतान के चरण में हमेशा हमेशा के लिए आ गई थी। कंचन ने वो आईना पहले तोहफे में रोज को दे दिया था और फिर इसे पूरे 2 माह इंतजार करना पड़ा था। एक रात, बल्कि चांदनी रात में, जब खिड़की से छन छन आती चांद की रोशनी में रोज ने वो आईना देखा, तो वो धुआं बनकर वंपायर के घर की मेहमान बन गई, यानी इस आईने की कैदी बन गई।
माइकल टोनी पागलों की तरह पूरे बड़े सगीर में अपनी पत्नी को तलाश करता रहा था। दूसरी जानिब कंचन ने जो शर्त डैम्बला की मानी थी वो बेहद मुश्किल से पूरी होनी थी। और अब जब कंचन अपनी सौतन से पीछा छुड़ा चुकी थी तो इसने आईने पर खून का छिड़काव खत्म कर दिया था और इस बात ने डैम्बला को मुश्तिल कर दिया था। डैम्बला ने बड़े पुजारी को सारी हकीकत बता दी थी कि कैसे इस मंदिर में रखा हुआ वो आईना नकली था और असली आईना इस मंदिर की दासी ले जा चुकी थी। दूसरी जानब कंचन भी बहुत परेशान थी। इसका शोहर अपनी पहली बीवी की जुदाई में हलकान हो रहा था और आईने की चमक भी दिन ब दिन खत्म होती जा रही थी, यानी इस आईने की शक्तियां खत्म हो रही थीं। कंचन इस आईने की चाहत में भी मुब्तला हो चुकी थी, या यूं कह लो कि वो आईना इस दासी को अपना असीर बना चुका था। अब वो आईना किसी को देना चाहती थी और अब वो नहीं चाहती थी इस आईने की ताकतें खत्म हो जाए। इसलिए इसने अपने मसले आईने को बताने थे और आईने ने इन मसलों का हल बताना था। असल में बात यह थी कि कंचन ना सिर्फ मंदिर की दासी रही थी बल्कि इसके पति ने इसे मुकद्दस सलीब भी दी थी जो हर वक्त इसके पास रहती थी। इसलिए वो चांदनी में जब इस आईने का सामना करती थी तो वो आजाद रहती थी, वरना कोई आम इंसान अगर चांद की रोशनी में इस आईने को देख ले तो इसकी कैद यकीनी हो जाए। और यूं कंचन को चांदनी में आईने से अपने मसले का हल मिल जाना था। अगर कंचन इस आदमी का खून इस आईने पर छिड़क दे जिसकी आधी से ज्यादा शक्तियां इस आईने में हैं, तो वो आईना कंचन की मलकियत बन सकता था। मगर ईश्वर का निजाम है कि हर काम करने के लिए कुछ असूल व ज़वाबित भी होते हैं और इस काम के असूल व ज़वाबित बहुत रिस्की थे। अगर कंचन इस आईने को अपनी मलकियत बना ले तो उसे इस आईने की हिफाजत करनी होगी, बल्कि इसकी आने वाली नस्लों को भी इस आईने के लिए अपनी जिंदगियां, अपनी ख्वाहिशें कुर्बान करना होंगी, बल्कि इसकी आने वाली नस्लों को भी। और अगर कोई इस आईने से जान छुड़ाना चाहे तो इसे वो खून पीना होगा जो इस आईने की सारी शक्तियों का मालिक था। और अगर कोई इस आईने से जान छुड़ाना चाहता था तो उसे वो खून पीना होगा जो इस आईने की सारी शक्तियों का मालिक था। और अगर सदियों बाद भी ऐसा किया जाने लगा तो एक क़यामत आ जाएगी और डैम्बला इस आईने की शक्तियों को खत्म करने वालों को जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो आईना डैम्बला का घर और इसका आशियाना था। इसीलिए हर हाल में इस आईने को अपनी मलकियत बनाने वालों को अपनी और अपनी आने वाली नस्लों की कुर्बानी देनी होगी, एक भयानक कुर्बानी। मगर दासी कंचन कभी कभी वो कुर्बानी ना देती, लेकिन जब उसे पता चला कि बड़े पुजारी जान गए हैं कि मंदिर में रखा हुआ आईना नकली है और इस असली आईने की हकीकत मंदिर की दासी के पास है, तो कंचन ने बड़े पुजारी को भयानक तरीके से मरवा दिया था। और इस साजिश में कंचन कामयाब हुई थी। उसने आईने पर बड़े पुजारी का खून छिड़क दिया था और वो आईना इसकी मलकियत बन गया था। कंचन ने एक बोतल में बड़े पुजारी का खून डाल लिया था, क्या मालूम आगे इसकी जरूरत पड़ जाए। फिर वो इस मकान में आ गई जिस आईने की असीर बनकर वो एक कातिल बनी थी। वो इस आईने की हिफाजत से उकताने लगी थी, लेकिन वो बड़े पुजारी का खून नहीं पी सकती थी। वो एक और क़यामत को दावत नहीं देना चाहती थी। डैम्बला से इसकी जान छूटी हुई थी। वो डैम्बला को दोबारा नहीं लाना चाहती थी और ना ही वो वंपायर बनना चाहती थी, क्योंकि खून का एक घूंट पीने वाला इंसान वंपायर बन जाता था।
इसीलिए कंचन खामोशी से अपनी जिंदगी इस घर में गुजारने लगी थी। इसने अपने शोहर से तलाक ले ली थी। वो आईने से अपनी चाहत का खमियाजा भुगत रही थी। कंचन ने मंदिर के एक छोटे पुजारी से शादी कर ली थी। इस बेचारे का नाम संसेल था। कंचन ये सब इस आईने के कहने पर कर रही थी, क्योंकि वो आईना अब इसकी मलकियत था, इसके काबू में था। उसे आईने की हर बात माननी होती थी और आईना ये सब अपनी हिफाजत के लिए करवा रहा था। फिर ये सिलसिला चल निकला। कंचन मर गई और इसकी बेटी मधु आईने की हिफाजत करने लगी। मधु ने भी मंदिर के एक और पुजारी से शादी की थी। इस आईने की वजह से हमारे खानदान के संतान में सिर्फ एक बेटी होती रही थी। मैं भी इस खानदान में से हूं। कंचन परनानी की नानी थी। मेरी मां मर चुकी है। अब तक चलते हुए असूल के मुताबिक मुझे मंदिर के पुजारी से शादी करनी थी और इस आईने की हिफाजत करनी थी, मगर मैं किसी पुजारी के साथ शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक इंसान को अपना दिल दे चुकी थी और वो इंसान भी मुझसे टूटकर मोहब्बत करता है। जानती हो वो इंसान कौन है? वो कोई और नहीं, वही पामिस जॉनसन है, जिसने इस आईने के बारे में ये इंकशाफ किया है। मैं इससे तब मिली थी जब वो यहाँ घूमने आया था। हमारी मुलाकातें होने लगी। वो वापस अपने मुल्क चला गया तो हम स्काइप पर बात करने लगे। मैंने अपनी सारी हकीकत बता दी थी और हम दोनों ने अपनी मोहब्बत की तकमील के लिए एक मंसूबा बनाया था। उसने आईने का इंकशाफ किया, तुम्हारे मुल्क में बेचैनी दोगे, क्योंकि वो ये समझ रहे थे ये आईना हकीकत में इस माइकल टोनी का है, जो कभी रामपुर का मालिक बना बैठा था। उसने वही किया जो मैं चाहती थी। उसने मेरे बारे में सबको बताया और यूं मेरे महबूब पामिस की बात सच साबित हो गई थी। जानती थी कि लोग मुझसे राब्ता करना चाहेंगे और आईना हासिल करने के लिए बहुत से लोगों ने मुझसे राब्ता करने की कोशिश की थी, मगर मैं बेस बदलकर रूपोश हो गई थी। जब मुझे तुम लोगों के आने की इतला मिली तो आईने की शिकस्ती ने मुझे बता दिया था कि मुनासिब लोग आ गए हैं। सब कुछ मेरे मंसूबे के ऐन मुताबिक हो रहा है। मैं अपनी मोहब्बत के असूल में करीब तर होती जा रही हूं और जॉनसन भी तुम लोगों के साथ मिल गया था। और यूं तुम लोगों का हर कदम मेरी नजरों के सामने रहने लगा। अब हमारे मंसूबे के मुताबिक मुझे इस आईने से छुटकारा हासिल करना है। ये है वो मलून आईना जिसका अजाब मेरे अबाओ जदाद भुगत रहे हैं। बड़े पुजारी का खून मेरे पास था। मैंने वो खून पी लिया था और वो खून पीने के 36 घंटे बाद वो आईना तबाह हो जाएगा, जब इस पर बाकी मानिंदा खून छिड़का जाएगा। और वो 36 घंटे आज रात 1 बजे पूरे हो जाएंगे। डैम्बला अपने साथियों के साथ इस आईने से निकल आएगा और वो मुझे अपना शिकार बनाना चाहेगा, लेकिन मैं भी एक शिकारी हूं। शिकार नहीं बनूंगी, बल्कि अपने शिकार करने वाले बेवकूफ को भी शिकार बनाऊंगी। और वैसे भी अब इस पुजारी का खून पीने के बाद भी एक वंपायर बन चुकी हूं। कमरे में अब खामोशी छा गई थी। पिछले 1.5 घंटे से माला मुसलसल बोल रही थी। उसकी कुर्सी भी हिलती रही थी। अब वो अमेरिकन लड़की चुपचाप इसके साथ माजी की भूल भुलैयों में सफर कर रही थी। आईने के बारे में बहुत से सच खुलकर सामने आ चुके थे। मैं भी एक वंपायर हूं। आज सुबह ही मैं वंपायर बनी हूं। मैं भी चमगादड़ बन सकती हूं। अब तुम्हारी कहानी सारी हैरान कुन है, लेकिन ये तो बताओ कि आगे क्या करना है? अमेरिकन लड़की ने कहा था। हाँ, मैं जानती हूँ तुम वंपायर बन गई हो। कल मैंने तुमसे गले मिलते हुए तुम्हारा थोड़ा सा खून पी लिया था और तुम्हारी रगों में अपना खून डाल दिया था। मैं जानती हूँ ये बात, अमेरिकन लड़की ने कहा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जॉनसन तुम्हारा महबूब है और इस खेल का एक हिस्सा है। वो एक मोरा है। हैरत हुई मुझे ये सब जानकर। माला मुस्कुराई और बोली, अपनी हैरतें बचाओ, अभी 1 घंटा रह गया है, फिर हम इस खुफिया तहखाने में जाएंगे
और वो आईना इन अहमकों के हवाले कर देंगे। फिर वो आईना टूट जाएगा और डैम्बला पहले तुम्हारे दोस्तों का खून पी लेगा, क्योंकि वो 1 सदी से प्यासा है। इसके कुछ साथी भी होंगे और हमें वक्त मिल जाएगा। किस बात का वक्त? अमेरिकन लड़की समझी ना थी। यहां से खैरियत से जाने का वक्त, क्योंकि मंदिर के पास जॉनसन मेरा मुंतजिर होगा। और मैं क्या करूंगी? मैं इसका खून जरूर पीऊंगी। अमेरिकन लड़की के लहजे में गुस्सा, दर्द आ गया था। किसका खून पीना चाहती हो? और वैसे एक बात तो बताओ, तुम अपने दोस्तों की दुश्मन क्यों हो? तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें आज रात 1 बजे मिल जाएंगे। माला ने भी इस बात में सर हिला दिया। घर के दोनों बेडरूम्स के दरमियान बड़ा सा घड़ियाल लगा हुआ था। 12:50 हो गए थे और फिर 12:55, फिर 58 और फिर रात का 1 बज गया। वो लम्हात जिनका शिद्दत से इंतजार था वो सामने थे। ऊपर वाले बेडरूम से सबसे पहले नैन्सी बाहर आई। इसको देखकर लगा नहीं था कि वो सोई थी। उसने 7 वाला दरवाजा नॉक किया और जीने उतर कर नीचे आ गई। थोड़ी देर बाद वो सब लाउंज में जमा हो गए। माला, 1 बज चुका है, अब वो आईना हमारे हवाले कर दो, नैन्सी ने कहा। नैन्सी की बात सुनकर माला बोली, आईना यहां नहीं है। माला संजीदा लहजे में बोली, यहां नहीं है तो फिर कहां है? क्या तुम हमारे साथ कोई गेम खेल रही हो? एली ने कहा। वो आईना एक तय खाने में है। कैसा तय खाना और कहां है वो तय खाना? नैन्सी ने पूछा। आओ मेरे साथ, माला ने कहा और आगे आगे चलने लगी और अपने बेडरूम का दरवाजा खोला और खोलकर अंदर दाखिल हुई। वो पांचों भी एक एक करके अंदर आ गईं। जब सब अंदर आ गईं तो माला ने जैक से दरवाजा बंद करने का कहा, तो जैक ने दरवाजा बंद कर दिया। वो कमरे का जायजा लेने लगे। एक सिंगल बेड, 2 कुर्सियां और एक झूले वाली कुर्सी भी पड़ी हुई थी जो अभी तक झूल रही थी। वो हैरान हो रहे थे कि माला इन लोगों को तय खाने का कहकर इस कमरे में क्यों ले आई है। माला दीवार की तरफ बढ़ी। वहां दीवार पर एक कोने में छोटा सा बटन लगा हुआ था। माला ने वो बटन दबा दिया और इस दीवार के साथ टंगी पेंटिंग बिना किसी आवाज के नीचे आने लगी और फिर वो नीचे फर्श के साथ लग गई। माला इनकी सोच से भी ज्यादा पुरसरार साबित हो रही थी। इस पेंटिंग में चमगादड़े और चांद का मंजर भी अया हो रहा था। माला आगे बढ़ी। इसने दोनों हाथों से पेंटिंग को उठाया और बेड के ऊपर रख दिया। सामने एक दरवाजा था। माला ने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया तो दरवाजा खुलने लगा। माला जीने उतरने लगी और वो सब भी इंतहाई खामोशी से माला की तकलीद करने लगे। ये अलग बात थी कि इन सब के दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। यूं जैसे बहुत कुछ बुरा होने वाला है। माला सीढ़ियों से उतरी और वो सब भी नीचे आ गए थे। पीछे वाला दरवाजा खुदकार तरीके से बंद हो गया था। वो दरवाजा कैसे दोबारा खुलेगा वो सिर्फ माला ही जानती थी। सीढ़ियों के नीचे एक नई दुनिया आबाद थी। कतार में बने हुए मुख्तलिफ कमरे सीढ़ियों से उतरते ही शुरू हो गए थे। कमरों के सामने निहायत तंग सा कॉरिडोर था और इसके सामने एक बहुत बड़ा सहन भी था। तय खाने में सहन हर एक चीज एक पहेली बनती जा रही थी। वो पांचों आसपास हर चीज की तरफ देख रहे थे। माला, तुमने तो कहा था कि आईना किसी तय खाने में है, मगर ये तो कोई घर है। जूली आसपास देखते हुए हैरत के साथ बोली, ये घर नहीं है, ये एक जमीन दर जमीन तय खाना है। माला अपने अल्फाज पर जोर देते हुए बोली, मगर फिर ये सहन, ये आसमान। एली सहन की तरफ देखते हुए
घूम गई थी। ये सब नजर का धोखा है। ये डैम्बला का घर है, वही डैम्बला जो इस आईने का असल मालिक है। इसने अपने जादू से ये सब कर रखा है, माला ने बताया। ये सब कितना हैरत अंगेज है, बिल्कुल फिल्मों की तरह। जैक भी हैरान हो रहा था। वो सब सीढ़ियों से नीचे उतर आए थे और अचानक तेजी से आवाज आई। यूं लगा जैसे बादल जोर से गरज रहे हों। माला, ये सब क्या है? नैन्सी ने माला से पूछा। माला के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो खुद देखो, तुम लोग क्या कह रहे हो और क्या होने जा रहा है? माला का लहजा अब बदलने लगा था। माला, क्या तुम हमें धोखा दे रही हो या हमारे साथ कोई खेल खेल रही हो? एली बेचैन हो रही थी। आओ मेरे साथ। माला का लहजा हुक्मिया हो गया था और वो धीरे धीरे इस तंग सी राहदारी से गुजरने लगी थी और वो पांचों इसके पीछे चलने लगे थे। 6-7 कदम ही चले थे, माला एक दरवाजे के पास पहुंची। इसने दरवाजे का हैंडल घुमाया तो वो दरवाजा खुल गया और वो पांचों भी अंदर आ गए। वो कमरा खाली था, बस सामने दीवार के ऊपर एक आईना पड़ा था। इस आईने को एक कपड़े से ढका हुआ था और पास ही एक बोतल रखी हुई थी। वो बोतल आधी खाली थी और आधी भरी हुई। सुर्ख महलूल यानी बड़े पुजारी का खून। वो चारों हैरत से इस आईने को देख रहे थे। माला भी इनकी निगाहों के अर्तकाज को देखकर मुस्कुराने लगी थी। नैन्सी बोली, तुम तो कहती थी कि आईना तबाह हो जाएगा। हाँ, मैंने कहा था कि आईना तबाह हो जाएगा और टूट जाएगा जब मैं इस पर ये छिड़कूंगी। माला ने आईने के साथ रखी हुई बोतल को उठा लिया था। तुम आईने को अभी नहीं तोड़ोगी, जैक ने तेजी से कहा, और हमें इस आईने को अपने मुल्क ले जाने दो। तुम हमारी सारी मेहनत को ऐसे नहीं बर्बाद कर सकते। हम समझ रहे थे कि आईना कुदरती तौर पर तबाह होगा। हम नहीं जानते थे कि इसमें तुम इस तरह इन्वॉल्व हो जाओगी। तुम ये आईना नहीं तोड़ सकती, जूली ने कहा। मैं ये आईना तोड़ दूंगी, इस पर यह खून छिड़क दूंगी, क्योंकि मुझे हर हाल में यह करना होगा। मेरा महबूब मेरा मुंतजिर है। तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते। ये सारा खेल क्यों खेला? अगर आईने को बर्बाद ही करना था तो हमें इस घर में क्यों लाई? डेविड हैरान हो रहा था। अचानक कमरे में सीढ़ी की आवाज गूंजी और माला के तासुरात यकदम बदलने लगे। इसके चेहरे पर जल्दबाजी वाली कैफियत आ गई थी। वो मुझे बुला रहा है, मुझे जल्दी जाना होगा। इतना कहकर माला आगे बढ़ी और इसने बोतल का ढक्कन खोल दिया कि अचानक नैन्सी ने एकदम अपनी जीन्स में से पिस्तौल को बाहर निकाला। रुक जाओ माला, वरना मैं गोली चलाने से गुरेज नहीं करूंगी। माला ने मुड़कर नैन्सी को देखा। इसके हाथ में पिस्तौल थी। सूरत हाल यकदम तब्दील हो गई थी। नैन्सी इसे गोली मार सकती थी, लेकिन उसे आईने को तबाह करना था, क्योंकि मंदिर के सामने वो इसका मुंतजिर था, जिसके लिए इसने ये सब किया था। माला ने इस लड़की की तरफ देखा जो इसकी मावन थी। एली इस वक्त नैन्सी के बराबर खड़ी थी। एली ने एक जोरदार किस्म की लात नैन्सी की कलाई पर मारी थी। चूंकि नैन्सी इस हमले के लिए तैयार नहीं थी, तो पिस्तौल इसके हाथ से यकदम गिर गई थी। सब एली को हैरत से देखने लगे, मगर माला की और नैन्सी की निगाहों में कोई हैरत नहीं थी। एक बार फिर कमरे में सीटी की आवाज गूंजी। माला ने सब कुछ छोड़ छाड़ कर आईने पे वो महलूल छिड़क दिया, मगर ये क्या, कुछ ना हुआ। आईना बिल्कुल वैसा ही था। वो माला को इसका अक्स दिखाकर इसे चढ़ा रहा था।
एली भी अब डरने लगी थी, जबकि नैन्सी के लबों पर एक जहरीली मुस्कुराहट फैली हुई थी। वो बोली, माई डियर माला, तुम क्या समझ रही थी कि तुमने हमें शिकार कर लिया? अरे बेवकूफ, ये सारी मेरी प्लानिंग थी। क्या मैं नहीं जानती कि एली के अपने दोस्तों से कितने बड़े मसले चल रहे हैं? इसके ये दोस्त इससे क्या छुपा रहे हैं? उंगली से बाकी तीनों की तरफ इशारा किया। मैं जानती थी कि तुम दोनों मिली हुई हो और अब तुम ये सोच रही हो कि बड़े पुजारी के खून से ये आईना तबाह क्यों नहीं हुआ। तो इस सवाल का जवाब ये है, नैन्सी ने कहा और आगे बढ़ी। इसने वो आईना उठाया और आईने के पीछे एक बोतल रखी हुई थी जिसमें सुर्ख रंग का महलूल था। नैन्सी खुलकर मुस्कुराई। वो महलूल जो तुमने आईने पर छिड़का वो नकली था। असली महलूल ये है जो मैंने आज रात यहां आने से पहले बदल दिया था। जब तुम एली को 1 सदी पीछे का सफर करवा रही थी तो मैं सोई नहीं थी। जूली, डेविड और जैक सताइशी निगाहों से अपने लीडर को देखने लगे। एली और मैला के चेहरों से फिक्रें टपक रही थी। मोहब्बत के असूल की आखिरी हद तक आके भी माला नाकाम होने वाली थी। एली का राज खुल गया था। माला चंद सानियों की खामोशी के बाद बोली, नैन्सी, मुझे ये आईना तबाह कर लेने दो, वरना मेरा सब कुछ लूट जाए। माला की आंखें भीग रही थीं। एक बार फिर सीटी की आवाज इस बंद कमरे में गूंजी। नैन्सी, मुझे जाने दो, ये महलूल मुझे दे दो। नैन्सी, तुम्हें तुम्हारे रब का वास्ता। माला मिन्नत करने लगी थी। तुम क्यों इतने चुप हो? डेविड ने एली से पूछा, लेकिन एली खामोश रही। ठीक है, महलूल तुम्हें दे दूंगी, लेकिन मुझे सब कुछ शुरू से आखिर तक सच बताओ। एली किस शर्त पर तुम्हारे साथ दे रही थी? ठीक है, मैं बताती हूं, एली ने कहा। मैंने बचपन से ही अपने दोस्तों पर भरोसा किया, उनकी कदर की, इन्हें इज्जत दी और मान दिया। और डेविड पर तो मैंने जान छिड़कती थी, मोहब्बत करती थी, अपने दिल की गहराइयों से और रूह की सच्चाइयों से। और डेविड भी मेरी मोहब्बत की कदर करता था। उसने कभी मुझसे मोहब्बत नहीं की और मैंने कभी डेविड से यह मुतालबा भी नहीं किया कि वो मुझे चाहे, क्योंकि मैं जानती थी कि डेविड बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जो हर फूल की खुशबू चुराता है। और फिर इसलिए मैं डेविड पर भरोसा करती रही। हमारी मोहब्बत और दोस्ती के इस खामोश समुंदर में पहला पत्थर उस वक्त गिरा था जब हमारी जिंदगी में मारिया आई थी। मारिया की खूबसूरती पर जैक मर मिटा था। वो मारिया के साथ डेटिंग करने लगा था। बात यहां तक रहती तो जूली बर्दाश्त कर लेती, मगर बात आगे बढ़ने लगी थी। इस वक्त डेविड ने जूली को जज्बाती सहारा दिया था और डेविड ने इस वक्त सालों साल से अपनी मोहब्बत का इकरार जूली के सामने कर दिया। जूली और डेविड एक हो गए। मुझसे ये सब कुछ छुपाया जा रहा था, मगर मुझे एक बात की खबर थी। और फिर जब मारिया ने जैक को छोड़ दिया था तो जैक जूली की जानिब वापस आ गया था और डेविड ने भी वापसी की राह ले ली। जैक, जूली और डेविड तीनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया, मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया था और मैंने मुनासिब वक्त पर इन नाम निहार दोस्तों से बदला लेने का फैसला कर लिया। और जब हम इंडिया आए तो जॉनसन ने मुझे बताया, माला से राब्ता कर लो। शायद जॉनसन मुझे इस्तेमाल कर रहा था, मगर मुझे उसी वक्त जॉनसन का सच नहीं पता था कि जॉनसन ही हकीकत में माला का आशिक है।
मैं समझी कि जॉनसन ये सब मुझे मेरे दोस्तों में अहमियत दिलवाने के लिए कर रहा है। और तब ही रात में माला से मिली तो माला ने मुझे इस आईने की कहानी सुनाई और एली ने इन्हें आईने की वो कहानी सुनाने लगी जो कि 1 सदी साल कंचन से शुरू हुई और अब माला पर आकर रुकी हुई थी। माला ने बड़े पुजारी का खून पी लिया था, वो वंपायर बन गई थी और इसने मुझे भी वंपायर बना दिया था। और मैंने माला का साथ सिर्फ इस शर्त पर दिया कि मैं वंपायर बनने के बाद तुम तीनों का खून पी लूंगी और डैम्बला के साथ उसकी दुनिया में चली जाऊंगी जहां इस दुनिया की तरह मुनाफकत नहीं होगी। अब एली खामोश हो गई थी, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। डेविड, जूली और जैक के चेहरों पर शर्मिंदगी थी। टेंसी का चेहरा स्पॉट था, माहौल इमोशनल हो गया था और माला ने इस चीज का फायदा उठा लिया था। वो आगे बढ़ी और यकदम इसने नैन्सी के हाथ से असल महलूल की बोतल छीन ली थी। तब नैन्सी को होश आया मगर देर हो चुकी थी। सकता टूटने में देर हो गई थी, सच जानने में देर हो गई थी, गुनाहों का कफारा अदा करने में देर हो गई थी और चौथी बार बंद कमरे में सीटी की आवाज गूंजी। मंदिर के सामने जॉनसन चक्कर लगा रहा था। कितनी बार वो माला को बुला चुका था मगर माला अभी तक नहीं आई थी। उनकी फ्लाइट का टाइम सुबह 4 बजे का था। वो लोग अमेरिका जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाले थे मगर माला अभी तक नहीं पहुंच पाई थी। जॉनसन जो सीटी बजा रहा था, इसका स्पीकर इस कमरे में था जहां वो मलून आईना रखा हुआ था। वो 5वीं बार सीटी बजाने ही वाला था जब सामने से माला आती हुई दिखाई दी। वो बहुत खुश था। जॉनसन, आईना बहुत मुश्किल से मैंने तबाह कर दिया। डैम्बला भी बाहर आ गया। वो सब इस कदीम तहखाने में फंस गए हैं। जब तक वो डैम्बला से खुद को बचाने की कोशिश करेंगे, हम यहां से दूर जा चुके होंगे। चलो अब चलें एयरपोर्ट पर। अब इन दोनों की कार एयरपोर्ट की जानिब रवा दवा थी। माला ने वो महलूल आईने पर फेंक दिया था और वहां से चली गई। मलून आईना टूट गया था और इसके टूटते ही न जाने किधर किधर से चमगादड़ें उड़ उड़ कर आ रही थी। वो चारों बुखला गए थे। एली भी चमगादड़ बनकर इन चमगादड़ों में शामिल हो चुकी थी। वो लोग इस कमरे से बाहर आए और कॉरिडोर में भागने लगे। नैन्सी इनके आगे भाग रही थी और वो मनहूस चमगादड़ें इनके सरों के तवाफ मुसलसल कर रही थी। नैन्सी अचानक कॉरिडोर में भागते हुए एक कमरे में चली गई और बाकी तीनों भी इसके पीछे आ गए। लेकिन जब तक नैन्सी ने कमरे का दरवाजा बंद किया, 2 चमगादड़ें अंदर आ चुकी थी। नैन्सी ने बिना कुछ सोचे पिस्तौल से इन दोनों चमगादड़ों को एक एक गोली मार दी। वो दोनों जमीन पर गिर के तड़पने लगी और एकदम इंसानी रूप में आ गई और इन चारों के मुंह खुले के खुले रह गए क्योंकि एक लड़की तो अनजान थी जबकि दूसरी इनकी अपनी दोस्त एली थी। भले एली इन्हें मारना चाहती थी मगर नैन्सी ऐसे इंसान को अपने सामने मरते हुए देख रही थी जो कि देखना आसान नहीं था। ये वो लड़की है जिसके साथ एली ने अपनी आधी जिंदगी गुजारी थी और अभी अभी तड़प तड़प कर सिसक सिसक कर मर गई थी। वो दूसरी चमगादड़ पहले ही मर गई थी। जूली रो रही थी जबकि जैक और डेविड की आंखें भी नम थी। मैं तुम लोगों का दुख समझ सकती हूँ लेकिन अभी हमें अपनी जान बचानी है। हमें इस तहखाने से निकलना होगा। पहली बार नैन्सी के लहजे में उनके लिए नरमी थी। लेकिन हम इस तहखाने से कैसे निकलेंगे? डेविड ने पूछा। हम इस तहखाने से नहीं निकल सकते जब तक ये वंपायर यहाँ पर, जूली बोली।
दुरुस्त, नैन्सी ने तईद की। हम इन वम्पायर से जान छुड़ानी होगी। हम कैसे वम्पायर के साथ लड़ सकते हैं? जूली अब एली की लाश के पास खड़ी हो गई। इतना तो मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे ये पता है कि वम्पायर सूरज की रोशनी से डरते हैं और हमें सुबह तक का इंतजार करना होगा। नैन्सी ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी क्योंकि कमरे की रोशनदान से चमगादड़ें आने लगी थी और यकदम वो जैक के साथ चिमट रही थी। जैक चिल्लाते हुए आसपास भागने लगा, मगर इसकी गर्दन खून आलूदा हो गई थी। वो तीनों चमगादड़ें इंसानी रूप में आ गई थी और बड़ी रुखबत से वो जैक का खून पीने लगी थी और अपनी सदियों की प्यास बुझा रही थी। नैन्सी, जूली और डेविड बिल्कुल सकते में थे। इनके सामने इनका एक और दोस्त मर रहा था। जैक के खून की आखिरी बूंद तक चूसने के बाद वो चमगादड़ें उड़ी और इन तीनों की जान बढ़ने लगी। तब इन तीनों को होश आया और वो वहां से भागे और चमगादड़ें इनके पीछे थी। दिल धड़क रहे थे। वो तीनों बेहद खौफजदा थे, लेकिन अचानक इनके सामने कोई आया, कोई इंसानी वजूद। इसने सफेद लिबास पहन रखा था। उसकी आंखें बहुत पुरसरार थी जिनसे चिंगारियां निकल रही थी और इस शख्स के दांत साइडों से बाहर निकले हुए थे। शायद ये वही डैम्बला था, वही वंपायर, और इसी वजह से बाकी चमगादड़ें इसे देखकर वापस मुड़ गई। तुम डैम्बला हो ना? नैन्सी ने पूछा। हाँ, मैं हूं डैम्बला, जिसको तुम लोगों की वजह से कैद से रिहाई मिली थी, मगर तुम लोगों की वजह से मेरा घर टूट गया, वो आईना टूट गया। डैम्बला ने कहा। हम इस आईने को तोड़ना नहीं चाहते थे, बस अपने साथ अपने मुल्क ले जाकर वहां रखना चाहते थे। डेविड ने कहा। मैं जानता हूं, इसलिए अपने गुलामों को मैंने रोक दिया। माला कसूरवार है, मगर वो भी मोहब्बत के हाथों मजबूर थी। अगर माला यहाँ होती तो मैं इसे सजा जरूर देता, मगर मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा। क्या मतलब? क्या हम यहाँ से जा सकते हैं? बहुत पुरउम्मीद लहजे से नैन्सी ने पूछा। हाँ, तुम लोग चले जाओ अब यहाँ से, इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए। तहखाने का दरवाजा मैंने खोल दिया है, डैम्बला ने जोर से चिल्लाकर कहा। तब वो तीनों पीछे की जानिब भागे, मगर ये क्या, सिर्फ डेविड और जूली भाग रहे थे। नैन्सी को डैम्बला ने पकड़ लिया था। इन दोनों ने पीछे मुड़कर देखा और नैन्सी को डैम्बला की बाहों में देखकर उनके कदम रुक गए, क्योंकि डैम्बला ने नैन्सी की गर्दन पर हाथ भी रखा हुआ था। शायद वो नैन्सी के गरम गरम खून को महसूस कर रहा था। नैन्सी जोर से चिल्लाई, तुम दोनों अपनी जान बचाओ, मुझे छोड़ो, मेरी मौत अब तय है। इस वंपायर ने अपनी ताकतों से बाकी चमगादड़ों को रोक दिया था। तहखाने का दरवाजा खुला है। जब तक ये मेरे खून से अपनी प्यास बुझाएगा, तब तक तुम लोगों के पास वक्त है। भागो, फौरन, जल्दी करो। और डैम्बला ने नैन्सी का गला अपने तेज दांतों से उधेड़ दिया और गरम गरम खून को अपने हलक में उतारने लगा। डेविड ने जूली का हाथ पकड़ा और भागता हुआ जीनों की तरफ गया। जीने अब जाहिर हो गए थे। वो दोनों जीने चढ़ने लगे। जूली मुसलसल रो रही थी। सामने दरवाजा था। दरवाजा खोलकर इन्होंने अपने आप को माला के कमरे में पाया। अब इन्हें इस मनहूस घर से निकलकर अपने मुल्क तक जाना था। वो आईना जो हासिल करने के लिए इनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई थी, मगर अब वो आईना भी तबाह हो चुका था। अब वो दोनों को आईने से कोई सरोकार न था। उनको अपने दोस्तों की मौत का गम था, जो उनको उम्र भर के लिए काफी था। जान बची तो लाखों पाए, देर से बुद्धू घर को आए। अगले रोज अखबार की सुर्खियों में एक खबर बहुत वासिया थी। सुबह 4 बजे की फ्लाइट से इंडिया से अमेरिका जाने वाले जहाज क्रैश हो गया था।
शायद ये किस्मत की सजा थी, और किस्मत की सजा यूं ही भयानक होती है। फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की स्टोरी कैसी लगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, और नई आने वाली कहानी को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्पोकी स्टोरीज 99.9 आपका अपना चैनल।